हेलो गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा अड्डा 24/7 पे आप लोगों का स्वागत करता हूं गाइस। और जैसा कि आप सब लोगों को मैं पिछले कई दिनों से आपको बता रहा हूं कि हमारा सीडीएस का बैच लॉन्च हो रहा है, जिसकी डेट 20 जुलाई है। 20 जुलाई को हमारा सीडीएस का बैच लॉन्च हो रहा है। जिस भी बच्चे को सीडीएस का बैच ज्वाइन करना है वो सीडीएस का बैच ज्वाइन कर सकता है। शौर्या सीडीएस सेकंड 2020 बैच 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग है 10 AM से गाइस 1 PM तक ये बैच की लॉन्चिंग किया जा रहा है, यानी मंडे से ये बैच आ रहा है गाइस। आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बैच बहुत ही महत्वपूर्ण। साथ साथ में इसके साथ साथ एक और दूसरा बैच आ रहा है आपका। यहाँ पे हमारी टीम के साथ 27 जुलाई को 27 जुलाई को शाम 4 से 7:30 बजे तक, यानी 4 से 7:30 तक हमारा एज ए सीपीएफ का बैच आ रहा है गाइस। सीपीएफ का बैच आ रहा है। इस सीपीएफ के बैच की बात करें तो सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो 27 जुलाई से शाम को 4 से 7:30 बजे के बीच ये बैच की लॉन्चिंग है। अगर आपने अब तक एडमिशन नहीं लिया तो एडमिशन लेकर के सीट को रिजर्व जरूर कर लें गाइस। इंडिया की सबसे बेस्ट टीम के साथ हम आपका स्वागत करेंगे 27 जुलाई को सीपीएफ के बैच में। आज का हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आखिर सीपीएफ और सीडीएस में, यानी डिफेंस में और साथ साथ में कमांडेंट में, आखिर हम इंडियन पॉलिटी की तैयारी कैसे करें। आखिर हम इंडियन पॉलिटी की तैयारी कैसे करें ताकि हमारा पॉलिटी से क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन पकड़ में आ जाए। हिंदी बोलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी भारतीय राज व्यवस्था आपको पढ़नी है। भारतीय राज व्यवस्था पढ़नी है आपको। तुम किस तरह से इसकी तैयारी करें ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। किस तरह से हम डायमेंशन को पकड़ें कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन तैयार कर लें, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण। तो चले गाइस, शुरू बताता हूं मैं आपको कि आखिर हम क्या तैयार करें और कैसे तैयार करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए गाइस, बहुत सारे बच्चे किसी भी तरह से कुछ भी तैयारी कर लेते हैं और कुछ भी पढ़कर चले जाते हैं और लास्टली उन्हें इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं मिलता। उसके पीछे कारण क्या है कि उन्होंने सिस्टमैटिक कभी पकड़ने का प्रयास ही नहीं करते कि आखिर हमें क्या पढ़कर जाना चाहिए और क्या पढ़कर नहीं जाना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताऊं, अगर आप ये 10 टॉपिक पढ़कर चले जाएं तो आप मान के चले कि हिंदुस्तान के आप किसी भी पेपर में बैठ रहे हो, क्वेश्चन यहीं से आएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्वेश्चन इन्हीं 10 टॉपिक्स रहते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहता। बस हम कुछ भी पढ़ते जाते हैं, कुछ भी पढ़ते जाते हैं, लेकिन अगर सटीक अगर पढ़ें तो मैं यकीन दिला रहा हूं कि आप अगर यहां पर सीडीएस में 20 से 22 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं तो कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन तो आप पकड़ लेंगे गाइस। अगर आप सीपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो सीपीएफ की तैयारी में मान के चलिए कि 18 से 20 क्वेश्चन आपको इंडियन पॉलिटी में बिल्कुल करेक्ट होगा और अच्छी तरह से आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आखिर मैं क्या पढ़ूं और क्या नहीं पढ़ूं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बात को समझिए गाइस। अगर इंडियन पॉलिटी की तैयारी करनी है तो सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे फोकस करना होगा गाइस। सबसे पहले अगर आप भारतीय संविधान सभा को अगर अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, संविधान सभा टॉपिक, तो मान के चलिए कि यहाँ से आप कम से कम एक क्वेश्चन तो अपने एग्जाम में पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे कंफर्म। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से एक क्वेश्चन की पूरी संभावना हर साल रहती है और हर एग्जाम में जनरली यहाँ से पूछा जाता है। अतः पहले आपको संविधान सभा तैयार करना होगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन की तो पूरी संभावना रहेगी। ये तो कंफर्म है गाइस कि एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। अब संविधान सभा को हम किस तरह से तैयार करें ये भी डिपेंड करता है कि भाई मैं आखिर क्या पढ़ूं, संविधान सभा को कैसे पढ़ूं और कौन कौन से डायमेंशन को पढ़कर जाऊं, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण। बहुत सारे बच्चे कुछ भी पढ़ लेते हैं, कुछ भी पढ़ लेते हैं। जैसे बच्चे, चले बहुत सारे बच्चे आ गए, लाइव आ चुके हैं, दिखाई नहीं दे रहा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके इतिहास से आपको शुरू करना पड़ेगा।
बेसिकली अगर बात करें, सबसे पहले अगर बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की बात की थी 1896 में। इसके बाद अगर बात करें तो 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की बात की थी कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होना चाहिए। और आगे चलकर अगर ऑफिशियली बात करें तो 1934 में एम.एन. रॉय यानी कि सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एज ए संविधान सभा को मुद्दा उठाया और नेशनल लेवल पर लेकर आए। यानी 1896 से लेकर और लास्ट तक संविधान सभा का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और आपको 9 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा की पहली बैठक तक आपको पूरा डायमेंशन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। और 9 दिसंबर 1946 के बाद कैसे कैसे संविधान सभा का फॉर्मेशन हुआ, इस पर भी आपको फोकस करना चाहिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन का फॉर्म मान के चले कि आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ से 3-4 तरह से बहुत पूछता है क्वेश्चन, जैसे भारतीय संविधान सभा का फॉर्मेशन कैसे हुआ, या किसके रिकमेंडेशन पर या किस प्लान के तहत भारतीय संविधान सभा का फॉर्मेशन हुआ। तो 1946 कैबिनेट मिशन प्लान, 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग संविधान सभा का फॉर्मेशन हुआ। ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है। संविधान सभा की बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी यानी परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एज ए परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में स्थापित हुए थे। अतः इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है। आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे महत्वपूर्ण ड्राफ्टिंग कमेटी से क्वेश्चन पूछता है, जिसके चेयरमैन भीमराव अंबेडकर थे। और इसी भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो गाइस, इस तरह से आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। एक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी डिफरेंट सोर्सेस। अगर सोर्सेस की बात करें तो यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, यानी कि सोर्सेस की बात करें कहां से कौन सा प्रोविजन किस देश से लिया गया। तो गाइस, यूएसए से क्या लिया गया, जैसे फंडामेंटल राइट हो, या रशिया से क्या लिया गया तो फंडामेंटल ड्यूटीज है, या साउथ अफ्रीका से क्या लिया तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया तो यूएसए से लिया। बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया तो ब्रिटेन से लिया। अतः इस तरह के आपको डिफरेंट सोर्सेस पूरी तरह से तैयार करने हैं। ये क्वेश्चन यहां से मान के चले कि एक क्वेश्चन की पूरी संभावना यहां तक रहती है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तैयार कर लें और डिफरेंट सोर्सेस को तैयार कर लें तो मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन तो आपका यहां से आ जाएगा कंफर्म। यहां पर जनरली यूनियन टेरिटरी और सिटीजनशिप से क्वेश्चन पूछता भी है और कभी कभी नहीं भी पूछता। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इंपॉर्टेंट ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। गाइस, इन दोनों टॉपिक को तो रट जाइए, अच्छी तरह से रट जाइए, क्योंकि ये डायमेंशन ऐसे हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जहां से क्वेश्चन की पूरी संभावना रहेगी। और मान के चलिए कम से कम 3 क्वेश्चन तो यहां से एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं आपको याद करने हैं, विद आर्टिकल रटे होने चाहिए, कंसेप्ट के साथ आपका तैयार होना चाहिए। यानी कि देखा जाए तो आर्टिकल 12 से लेकर के 12 यानी 12 से 35 तक आपको एक एक आर्टिकल की जानकारी होनी चाहिए और बारीकियां बहुत अच्छी तरह से पकड़ में आना चाहिए, तब जाके आप इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पकड़ पाएंगे। इसी तरह से अगर डीपीएसपी की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक एक एक डायमेंशन अच्छी तरह से याद होना चाहिए और आखिर है क्या ये भी मालूम होना चाहिए। जैसे अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो डू यू नो दैट इफ इट इज अबाउट द फंडामेंटल राइट देन आई कैन से दैट these are the basic rights which are provided by the Constitution of India for welfare of the peoples, it is called fundamental rights। अगर हम मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार क्या है, ये एक ऐसे बेसिक अधिकार हैं जो संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों के विकास के लिए दिए गए हैं। इस तरह आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के लास्ट तक अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है तो दीज आर द गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे राज्य को दिए गए दिशा निर्देश हैं ताकि नागरिकों का आर्थिक और सामाजिक विकास किया जा सके। यानी गाइस
कहने का मतलब हुआ कि आपको फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी अच्छी तरह से याद होने चाहिए विद आर्टिकल्स। ये जो लास्ट के जो टॉपिक है, 3 टॉपिक, ये आर्टिकल बेस्ड टॉपिक बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड है। अगर आपका कंसेप्ट तैयार है, एग्जीक्यूटिव यानी एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, उसके मिनिस्ट्रियल काउंसिल, गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर, ये जितने भी एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट में मैंने आपको टॉपिक बताया, इन टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरह से घोंट लो और अच्छी तरह से तैयार करोगे तो एग्जीक्यूटिव से मांग के चलिए 4 क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछता है सीडीएस के पेपर में। यानी अगर बात करें आपको हम, तो एग्जीक्यूटिव से कम 4 क्वेश्चन रहेगा और यहां से लगभग देखा जाए तो 2 क्वेश्चन और यहां से 1 क्वेश्चन की संभावना रहती है गाइस। अतः इस टॉपिक को पूरी तरह से तैयार किया जाना चाहिए। साथ साथ में अगर हम यहां बात करें लेजिस्लेटिव, अगर हम बात करें भारत की संसद, अगर आपने तैयार कर लिया, एक डायमेंशन को पढ़ लिया, संसद को अच्छी तरह से पढ़ लिया और स्टेट में विधानसभा, विधान परिषद को पढ़ लिया, तो गाइस 4 क्वेश्चन की संभावना यहां से पूरी रहेगी। यानी कि एग्जीक्यूटिव से 4 और लेजिस्लेटिव, इंडियन पार्लियामेंट और इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर आप तैयार करके जा रहे हैं तो 4 क्वेश्चन मान के चलिए कि यहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है। मस्तान नायडू, मुझे आपका कमेंट दिखाई दे रहा है। मस्तान नायडू, आप, आई होप कि आप बहुत अच्छे हो मस्तान नायडू, ठीक है। साथ साथ में अगर जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी यानी कि यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर के कहां पर सुप्रीम कोर्ट, अगर ये तीनों डायमेंशन पे आपकी पकड़ है तो मान के चलिए 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गया। सीडीएस के पेपर में या सीपीएफ के पेपर में 3 क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। राजू गुज्जर, ये फीस की बात करें, राजू गुज्जर आप स्टोर पे जाइए, अड्डा के स्टोर पे जाएं, आप वहां पे डिफेंस सेलेक्ट करें और वहां पे सीडीएस का बैच और सीपीएफ का बैच आपको मिल जाएगा। चूंकि फीस में हर दिन का कंसेशन चलता है तो मैं आपको एग्जैक्ट फीस नहीं बता पाऊंगा। आप वहां पर जाकर स्टोर पर विजिट करें तो आप अच्छी तरह से वहां पे समझ जाएंगे कि फीस कितनी लगेगी। चलिए गाइस, राजू गुज्जर, सिर्फ पॉलिटी ही नहीं, पूरा जीएस का सेशन या सीडीएस का बैच आ रहा है। जो सीडीएस का बैच आ रहा है उसकी फीस पूरी रहेगी। इंडियन पॉलिटी के लिए सिर्फ फीस नहीं है, टॉपिक वाइज नहीं है, यहां पर सीडीएस का बैच और सीपीएफ के बैच का प्रमोशन है कि आखिर हम कैसे तैयार करें। चलिए पंकज कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग। यहां पर देखिए, अगर अमेंडमेंट की बात करें, अगर जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स हुए अब तक भारतीय संविधान में, लगभग मान के चलिए अगर आपने 50 अमेंडमेंट्स भी अगर तैयार कर लिया, रट गए अच्छी तरह से, तो मान के चलिए गाइस कि आप यहां से लगभग 2 क्वेश्चन कम से कम पकड़ेंगे गाइस। तो 5 4 9, 9 4 की बात कर 13, 13 3 16, 1 17, 2 19, 20 का मैंने एवरेज रखा था कि पॉलिटी से क्वेश्चन की बात करें। पंकज कुमार दिखाई दे रहा है मुझे, पंकज जी आप आ चुके हैं, मुझे पता चल गया है। साथ साथ में अगर देखा जाए तो अगर यहां पर आपको इतना ही तैयार रखना है, बस अगर आप इतना भी तैयार कर लेते हैं तो गाइस बहुत अच्छा आप करके आ रहे हैं। अगर आप इंडियन पॉलिटी में बुक्स की बात करें तो बुक्स कौन सा प्रेफर करें, तो बुक्स 2 प्रेफर कर लीजिए। एक लक्ष्मीकांत जी की, लक्ष्मीकांत की बुक अगर आप पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी में तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। साथ साथ में आप अगर चाहें तो सुभाष कश्यप भी पढ़ सकते हैं, सुभाष कश्यप जी की भी बुक बहुत अच्छी है। आप इन दोनों बुक को फॉलो करें तो आप मान के चले कि इंडियन पॉलिटी में आप जबरदस्त आपकी कमांड हो जाएगी और संविधान पे तो कमांड ऐसा हो जाएगा कि मान के चले कि एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। हाँ, ये मस्तान नायडू, इट्स एफकेट ऑल्सो, एफकेट के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, यू कैन प्रिपेयर, आप एफकेट के लिए भी कर सकते हैं। चले पंकज कुमार जी, अगर आप सीडीएस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या सीपीएफ, सीडीएस या सीपीएफ का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अड्डा के स्टोर पर जाएं, आप वहां पर परचेस करें और अगर कोड यूज करना चाहें तो कोड यूज कर सकते हैं, तो आपको कंसेशन मिल जाएगा Y242, Y242 कोड को यूज कीजिए और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा।
हाँ मस्तान नायडू, मैंने आपसे कहा ना कि एफकेट के लिए भी है, एफकेट में भी आपको इतना ही टॉपिक पढ़ना है, इतना भी अगर टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिया तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान के चले इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एफकेट एग्जामिनेशन ऑल्सो। गाइस अगर आप इतना भी अगर तैयार कर लेते हैं तो सिलेक्शन की संभावना बहुत ज्यादा होगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन पॉलिटी का चल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार का संरक्षक है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार का संरक्षक है। चार ऑप्शन है, विधानमंडल, साथ साथ में कार्यपालिका या कार्यकारी, राजनीतिक दल और न्यायपालिका। जवाब दीजिएगा इसका उत्तर होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। टेल मी प्लीज गाइस, व्हाट इज योर आंसर गाइस, टेल मी प्लीज। सो प्लीज बताएं क्या उत्तर होगा आपका। चले गाइस यू कैन डू दिस। यस पंकज कुमार, आपको ये कोड यूज करना है, Y242 कोड यूज करना है। पंकज कुमार जी Y242 कोड यूज कीजिए और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पे मिल जाएगा। कोड याद जरूर रखना कि Y242 कोड यूज आपको करना है। चले गाइस इसका जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल लेवल से हमने स्टार्ट किया है, ये थोड़े से क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करता हूं कि पॉलिटी का क्वेश्चन कैसे आता है। चले गाइस अगर हम इसके आंसर की बात करें तो जैसा कि जुडिशरी अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स को अगर संरक्षक है, कोई भी अगर संरक्षक है तो वो जुडिशरी है। आर्टिकल अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 32 के तहत, और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 226 के तहत, यानी 226 के तहत ये दोनों के दोनों ही फंडामेंटल राइट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए गाइस रेस्पॉन्सिबल हैं। यानी जुडिशरी राइट नाउ हमारे मूल अधिकारों को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है। नोट कर लीजिए, ऐसी अगर देखा जाए तो 32 और हाई कोर्ट की बात करें तो 226, यानी दोनों आर्टिकल के तहत ये आर्टिकल कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेंस होगा तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है और डायरेक्ट हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जा सकता है। गाइस आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे देखिए गाइस एक और क्वेश्चन करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि क्वेश्चन देखिए पूछा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। चार ऑप्शन है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट यहां पर देखिए दिया हुआ है पार्ट 6, पार्ट 7 एंड पार्ट 4। तो गाइस बताइए क्या उत्तर होगा आपका, बताइए। पंकज कुमार जी जवाब दीजिए। चले G4S लेजिस्लेचर जवाब दिया था। और गाइस मस्तान नायडू जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा। चले गाइस साथ साथ में लाइक जरूर करें गाइस, लाइक भी करें और साथ साथ में शेयर भी करें। लाइक और शेयर करते जाएं, लाइक और शेयर करते जाएं गाइस, लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये पहुंचाया जा सके। चले गाइस बताएं। चलिए पंकज कुमार ने चौथा कहा है, ठीक है पंकज कुमार जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यानी डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, पार्ट 4 इज द राइट आंसर। यानी भारतीय संविधान में अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। सो इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलेगा गाइस अब यहां पर हमें सिर्फ ये नहीं समझना कि ठीक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का उल्लेख 4 में है, 4 में तो है लेकिन आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। और आखिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते क्या है, दीज आर द गाइडलाइंस, these are the guidelines for the state for economic and social welfare of the people. These are the guidelines of the state for economic and social welfare of the peoples. It is called directive principles of the state policy. I hope कि अच्छी तरह से समझ में आया हो। चले गाइस एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आर्टिकल 36 to 51 of our constitution are related to which of the following, गाइस जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा। हमारे संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, चार ऑप्शन है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज और यूनियन एग्जीक्यूटिव।
जवाब दीजिए गाइस, जस्ट पीछे बताया था। देखिए क्वेश्चन पहले हमने और किसी वे में किया दूसरा, और तीसरा क्वेश्चन भी देखिए उसी से रिलेटेड है, अंडरस्टैंड, उसी से रिलेटेड है गाइस। बहुत ही मस्तान नायडू का आंसर आ गया ए, जो कि गलत हो गया। मस्तान नायडू इट्स रॉन्ग, ये गलत है। प्लीज करेक्ट आंसर इज पंकज कुमार का आंसर आ गया। बहुत अच्छा पंकज कुमार जी, यानी ए इज द राइट आंसर, नो माय मिस्टेक। इसका आंसर होगा क्या आपका डीपीएसपी, बी इज द राइट आंसर। डीपीएसपी इज द बी इज द राइट आंसर, यानी 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी का प्रावधान किया गया है। डीपीएसपी यानी कि आपका अगर बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है। तो डीपीएसपी इज द राइट आंसर गाइस, डीपीएसपी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले बताया था कि भाग 4 में डीपीएसपी कहां पे है, तो भाग यानी पार्ट 4 में, पार्ट 4 में डीपीएसपी है और आर्टिकल 36 से 51 तक है क्या ये गाइस? तो दीज आर द गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल्स। आई होप यहां तक क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जैसे कि आपके एग्जाम में सीडीएस के पेपर में, सीडीएस में और सीएपीएफ में की बात करें तो क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही कुछ आपसे पूछता है गाइस। बहुत ही सिंपल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। यहां तो मैंने अभी शुरुआत में आर्टिकल बेस आपको रखा ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन रहा है या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे गाइस देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द एनी कोर्ट। देखिए अभी फिर से डीपीएसपी से ही मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, और क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि निर्देशात्मक सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। गाइस क्या आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जवाब दे पाए? देखिए आर.एन. शुक्ला जी आ चुके हैं। आर.एन. शुक्ला जी स्वागत है आपका। अमित बेदी कह रहे हैं कि सी होगा। किसका सी होगा? किसका सी होगा भाई? तीसरे का सी का जवाब दे रहे हो, गलत हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए गाइस, क्या उत्तर होगा? फटाफट जवाब दीजिए, जवाब दीजिए गाइस, क्या उत्तर होगा? यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये अदालत द्वारा दीज आर नॉन जस्टिकेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू यू गाइस। जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा? चलिए अगर यहां पे आंसर की बात करें तो आर्टिकल 37 स्पष्ट रूप से कहता है, बी स्पष्ट रूप से कहता है कि दीज आर नॉन जस्टिकेबल, दीज आर नॉन जस्टिकेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। मतलब आप इन सब चीजों को पाने के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। यानी डीपीएसपी में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। आप इनको पाने के लिए गाइस किसी भी कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कहीं नहीं जा सकते। स्टेट को जब लगेगा तो वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, अगर स्टेट को नहीं लगता तो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। इस अकॉर्डिंग आंसर चौथे का बी बिल्कुल करेक्ट होगा, करेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, अभी डीपीएसपी चल रहा है गाइस, डीपीएसपी को हमने पकड़ लिया कि अच्छी तरह से समझ में आए कि आखिर किस तरह से तैयारी करनी है और कैसे क्वेश्चन को प्रिपेयर करें ताकि हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना के लिए संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को निर्देशित किया गया है? यानी कहां पर यूनिफॉर्म कोड मेंशन है गाइस अकॉर्डिंग टू यू? क्या आप लोग जवाब दे पाएंगे इसका कि क्या आंसर होना चाहिए पांचवे का? अगर आप प्रयास करें तो गाइस प्रयास कीजिए, क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग? यू कैन डू दिस, आप बनाने का प्रयास करें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड? गाइस बताएं क्या उत्तर होगा। हाँ पंकज, देखिए अब आर्टिकल कैसे याद कराया जाए ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहां पर देखिए आर्टिकल्स को याद करने का, पहले इसका जवाब दे दीजिए फिर मैं आपको बताता हूं। देखो आर्टिकल्स को याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि जैसे आप शुरू के आर्टिकल को करना है, तो जैसे आप आर्टिकल 1 से 4 यूनियन एंड टेरिटरीज है, आपको यहां पर रटना होगा कि 1 से 4 में यूनियन टेरिटरीज है।
आर्टिकल की फिर से बात करें तो 5 से 11, 5 से 11 में सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप की बात करें तो 5 से 11 में है। यहां पर बात करें तो फंडामेंटल राइट, यानी फंडामेंटल राइट 12 से 35, 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट है। तो याद करने का तरीका ये कहता है। और अगर डीपी यहां पर बात करें तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आपका डीपीएसपी है, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो कभी भी आर्टिकल ना मिक्स नहीं होगा, कभी भी आप गड़बड़ नहीं करोगे, अंडरस्टैंड। तो एक एक को सेपरेट करके अगर याद करोगे तो बहुत अच्छा याद कर पाओगे गाइस, बहुत अच्छा याद कर पाओगे। चलिए अगर हम यहाँ पे जवाब की बात करें तो आर्टिकल इसका सी इज द राइट आंसर होगा 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड का फॉर्मेशन आर्टिकल 44 में किया गया गाइस, 44 में किया गया है। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू गाइस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में किया गया है। इसको रट जाइए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप पूरी तरह से करने की स्थिति में रहे गाइस। चलिए चलिए गाइस अगला देखिए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन बना लेते हैं। अब देखिए यहां पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा समझिए, अब की बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सीडीएस के पेपर में, सीडीएस में और सीएपीएफ में जो क्वेश्चंस आते हैं कंसेप्चुअल ज्यादा आते हैं। कंसेप्ट बेस्ड भी अब मैंने यहां पर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रखा ताकि आप कहीं पर प्रॉब्लम फेस ना करें। देखिए कंसेप्ट में कह रहा है कि द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह पर नियुक्त होता है। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह पर नियुक्त होता है। 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो गाइस जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा। पहले आप प्रयास करें, आप अटेम्प्ट लें और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कैसे इसको डील किया जाना चाहिए। गाइस बताएं क्या उत्तर होगा। कोई बात नहीं, पंकज कुमार गलत हो गया तो कोई बात नहीं, आप डोंट वरी, आप घबराएं नहीं। चलिए देखिए हॉस्ट बेस्ट ने प्राइम मिनिस्टर जवाब दे दिया, बहुत अच्छा। पंकज कुमार ने प्राइम मिनिस्टर जवाब दे दिया और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए अब यहां पर अगर बात करें, यस बिल्कुल सही, छठे का आंसर ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए गवर्नर, अगर गवर्नर की बात करें सबसे पहले कैसे तैयार किया जाता है कंसेप्ट को समझिए। जैसे जब मैं आपको स्टडी कराऊंगा तो सबसे पहले बताऊंगा कि भाई गवर्नर है तो गवर्नर का प्रोविजन आर्टिकल 153 में किया गया है, ठीक है। तो पहले मैं आपको पढ़ाने के दौरान ये समझाऊंगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ गवर्नर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आखिर हमारे संविधान में गवर्नर का क्या पोजीशन है, क्या है गवर्नर, पहले मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा। अगर हम बात करें किसी भी राज्य का गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। गवर्नर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इन द स्टेट, यानी राज्य का राज्यपाल किसी भी राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है। ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इन द स्टेट, राज्य में एज ए संवैधानिक प्रमुख होता है। एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्रियल काउंसिल फॉर द टेन्योर ऑफ 5 years, but he holds office during the pleasure of the president of India। यानी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद के सलाह पर नियुक्त होगा, क्लियर। लेकिन इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये जब चाहे राष्ट्रपति से पद से हटा सकता है। अगर प्राइम मिनिस्टर उसकी मिनिस्ट्रियल काउंसिल अगर राष्ट्रपति को रिकमेंड कर दे तो गवर्नर को पद से हटा दिया जाएगा। अतः देखा जाए तो एक तरह से गवर्नर जो है सेंट्रल का रिप्रेजेंटेटर है या सेंटर का एज ए एजेंट है। कहां पर, राज्यों में। यानी वो राज्य पर पूरी तरह से पकड़ बनाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों पर अपनी पकड़ को बनाने के लिए गवर्नर अपॉइंट करती है। कहां पर, राज्यों में। और यही गवर्नर राज्य में एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में काम करता है। आई होप कि यहां पे समझ में आया हो कि किस तरह से हमें तैयार करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अतः गाइस जो परसों से यानी 20 जुलाई से सीडीएस का बैच आ रहा है, 20 जुलाई से सीडीएस का बैच आ रहा है और
27 जुलाई से आपका एज ए 27 जुलाई से गाइस अगर बैच की बात करें तो 27 जुलाई से सीपीएफ का बैच आ रहा है। तो ये बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अड्डा के स्टोर पर जाएं, वहां पर बैच सेलेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। याद रहे मेरा कोड यूज जरूर करना, Y242 कोड यूज करना, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर आप में से कोई भी बच्चा राइट नाउ अभी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एसएससी अड्डा पर ही मेरी क्लास अभी जस्ट 9:45 पे स्टार्ट होगी। 9:45 PM पे स्टार्ट क्लास होगी, जिसमें मैं आपको पूरी तरह से जियोग्राफी के क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहा हूं गाइस। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप आना चाहें तो रात में 9:45 पर जरूर आएं और देखें कि किस तरह से क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं और किस तरह से कंसेप्ट को तैयार किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो गाइस रात में मैं आपको 9:45 पर फिर आऊंगा और हम लोग एक नए ज्योग्राफी के क्वेश्चन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए गाइस थैंक यू एंड टेक केयर। और नए बैच में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट एडमिशन लीजिए गाइस। थैंक यू एंड टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।